जी यार। आप लाइव हो चुकी हैं। नमस्कार लाइव हो चुकी नमस्कार हैं। नमस्कार। ये पीछे वाली लाइट बंद कर दो। जी मैम, आप लाइव हो चुकी हैं। हेलो नमस्कार सभी गुरुजनों का और मेरे साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की पथगामिनी में मुझे मंजुला जी ने कथा कहने के लिए अवसर दिया है, तो मैं अपनी कुछ चंद कहानियाँ लेकर आपके सामने आई हूँ। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं ना? जी मैम, हेलो, सुन रहे हैं सब लोग। आप करिए, आप शुरू जी करिए, जी लोग जी। जुड़ेंगे धीरे धीरे। मैं शुरू कर पहली दीजिए। कहानी है मेरी अंजुलि भर जल। अंजुलि भर जल मेरी पहली कहानी का शीर्षक है। यह मैं एक कहानी है जो मैं अपने ऊपर ही लिखती हूँ, आत्मकथ्य टाइप का है। मैं भारती अय्यर को पिछले 3 सालों से जानती हूँ। भारती अय्यर मेरे घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रहती हैं। भारती अय्यर की मैं पेइंग गेस्ट हूँ और भारती आंटी का ही मैं उन्हें संबोधन देती हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मुझे संबोधन ही सही लगता है। भारती आंटी को जब भी फुर्सत मिलती है वे अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभव मुझसे साझा कर लेती हैं। यूँ तो भारती आंटी बीपी और शुगर की मरीज है, फिर भी वे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए पूजा पाठ, व्रत, उपवास का कोई कारण या कोई दिन। अक्सर मेरी इसी बात पर उनसे बहस भी हो जाती है और मैं आदतन उनके बहस में हार भी जाती हूँ। उन्हीं दिनों करवा चौथ का व्रत आया, वे फिर तैयारी में जुट गई। मैंने कहा, आंटी आप तो साउथ इंडियन हो, वहां तो ये व्रत नहीं होता। वे हंस पड़ी, बोली, दरअसल मैं यूपी के शर्मा परिवार से हूँ और हमारी अय्यर जी मेरे पति हैं, जबकि हमारी लव मैरिज हुई है, इसीलिए मैं भारती अय्यर ही कहलाती हूँ। मगर अब न वह लव बचा और न ही मैरिज। ऐसा कह के उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी छलक गया। वह कहने लगी, देखो ना, इतनी पूजा पाठ के बाद भी मेरा भगवान मुझसे खुश नहीं है। बच्चों के लिए मैं हरसठ व्रत करती हूँ, संतान खाते व्रत करती हूँ, वे सब मुझे छोड़कर विदेशों में सेटल हो गए। अय्यर साहब के लिए करवा चौथ करती हूँ, तीजा करती हूँ, पर उन्होंने बेंगलोर में दूसरी बीबी रख ली। मेरे दिल से सबको चाहा, मगर सबने मेरी कदर ही नहीं की। कहते कहते उनके आंसू छलक गए और वे सीरियस हो गई। तो फिर आप यह व्रत पूजा छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने फिर कहा। वे हंस पड़ी, शायद उनके हंसी में दर्द भी था। अरे कोई लेता ही नहीं, मैं व्रत तो छोड़ने को तैयार हूँ, मगर कहा जाता है करवा चौथ का व्रत किसी को दिया जाता है, क्योंकि वह किसी का अनिष्ट या किसी के बुरे काम के लिए अपन कामना नहीं कर सकते। उनकी स्थिति को देख के मैंने उनसे कहा, चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, आप अपना व्रत मुझे दे दीजिए और इसका पुण्य आप ले लीजिए। मैंने समाधान बताया। वे दौड़कर किचन में गई और एक कटोरी में पानी ले आई और अपने हाथ में अंजूरी भर जल भरा और मेरे हाथ में देते हुए बोली, चलो आज ये मेरा करवा चौथ तुम्हें हुआ और मेरा सारा पुण्य भी, बेटी, और मैंने तुमसे अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ लिया। नमस्कार। यह पहली कहानी मेरी खत्म हुई है। अब इसके उपरांत मैं अपनी दूसरी कहानी पेश कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सौंधी खुशबू। पिछले दिनों मैं कराची से लौट रही थी। जबलपुर में भाईजान के घर 4 दिन बिताने के बाद आज सुबह राजकोट एक्सप्रेस से भोपाल जा रही थी। एसी में रिजर्वेशन होने के कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सामने देखा, 2 बच्चों सहित मियाँ बीबी का एक छोटा सा परिवार था। सांवली सी सलोनी सी सूरत थी उस मैडम की। बच्चे भी निहायती शरीफ नजर आ रहे थे। 10 साल का एक बेटा रहा होगा और 8 साल की एक बेटी रही है। बच्चों ने अपने पिताजी के साथ मिलकर सारा सामान नीचे जमाया।
पता नहीं क्यों उस छोटे से परिवार में एक अजीब सा खिंचाव मैं महसूस कर रही थी। ट्रेन ठीक 12 बजे रवाना हुई। मैं चुपचाप अपनी साइड बर्थ पर पसर गई और गुलजार की नज़्में पढ़ने लगी। साहित्य पढ़ना मेरा शौक है। लगभग एकाध घंटे के बाद नरसिंहपुर स्टेशन आया। बच्चों में खुसुर-फुसुर होने लगी। तभी उनके पिताजी ने अपनी पत्नी को आज्ञा दी, चलो अरु, खाना लगा दो बच्चों के लिए, शायद बच्चों को भूख लग रही है। वे महिला शीघ्र हाथ धोकर आ गईं और बैग से खाने का डब्बा निकाला। नैपकिन, न्यूज़पेपर बिछाया, डिस्पोजल प्लेट्स, गिलास सब जमाया। यूं तो सफर में हमसफर की निगहबानी करना, उन पे गौर फरमाना बेअदबी कहलाती है, पर उस परिवार के उस परिवार के तिलस्म से मैं खुद को बचा नहीं पा रही थी। किसी भी मगर मैं किताब की आड़ से उन्हें छुप छुप के देख रही थी। शायद यह मेरी गुस्ताखी ही थी। पूरी, आलू की भुनी सब्जी, प्याज, ककड़ी और खट्टे चावल, जिसे वे पुलिहोरम कह रहे थे, कि महक से पूरा कंपार्टमेंट महकने लगा था। उस महिला ने सबको सबको खाना परोसा और बच्चे पूरी तोड़ने लगे। तभी अनायास मोबाइल की घंटी बज उठी। बच्चों के पापा ने मोबाइल उठाया। मैंने देखा उस महिला ने अपनी प्लेट नीचे रख दी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, मगर आश्चर्य तब और बढ़ गया जब मैंने देखा दोनों बच्चे भी जो पूरी का कौर तोड़ रहे थे, उन्होंने अपना हाथ प्लेट से हटा लिया। वे सब यूं ही बैठे रहे जब तक फोन पर बातें बंद नहीं हुई। तब उनके पापा ने प्लेट उठाई, फिर उसके बाद बच्चों ने अपने मुंह में कौर डाला। उस परिवार का यह आपसी प्रेम देखकर मैं निहाल हो गई। जहाँ एक पत्नी का अपने पति के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण था, वहीं बच्चों में अपने पिता के लिए आदर और सम्मान था। शायद इसीलिए भारतीय संस्कृति की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। और जज्बाती होकर इस घटना को मैंने कलमबद्ध कर लिया। यह मेरी दूसरी कहानी रही, जिसका शीर्षक था सौंधी खुशबू। इसके साथ मैं अपनी तीसरी कहानी लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है भोंदू बसंत। यह छोटी सी कहानी है और शायद आप लोग को पसंद आ रही है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिएगा। बचपन में मेरी कहानी का शीर्षक है भोंदू बसंत। बचपने की कुछ मीठी यादें उम्र के हर दौर में गुदगुदाती हैं और मैं लाज से, शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ और दिल मेरा एक अजनबी खुशी से धड़क जाता है। उन दिनों की बात है जब बचपना विदा ले रहा था और यौवन की आहटें धीरे धीरे सुनाई पड़ रही थी। ये पगला मन अपनी धुन में भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। उन दिनों हम बालाघाट में रहते थे। पापा जी का अफसराना रुतबा था, बड़ा सा बंगला, चार चार नौकर, खानसामा, माली और सारी सुख सुविधाएं थी। वे सब पापा के दया भाव और स्नेह का सम्मान करते थे। पापा थे भी वैसे ही, सबको लेके चलते थे और सबकी खुशियों में शामिल होते थे। उन्हीं दिनों हमारे घर धोती वाले दूध वाले भैया जी भी आते थे। यह उन दिनों की बात है जब दूध घर में पहुंचाया जाता था। वे गेट से ही भैया जी कहकर आवाज लगाते थे। हमारे दादाजी और उनके बीच बहुत बदबोली होती रहती थी। एक दिन भैया जी के बदले में उनका लड़का आया। मैं वहीं झूले में बैठी थी, पीला स्वेटर, हाफ निकर, गले में चेक वाला मफलर और झुकी झुकी शर्मीली भोली भोली सी आंखें। दादाजी ने उसका इंटरव्यू वहीं ले लिया, नाम, पता, क्लास, सब कुछ। उसने अपना नाम माधव बताया। वो 9th क्लास में पढ़ता था, यानी मुझसे केवल 2 साल ही बड़ा था। उम्र का कच्चापन था या कुछ और, उसकी भोली सूरत मुझे बहुत भाने लगी। घर में तो यूं चार चार नौकर थे, पर मुझे दूध लेने जाना बहुत अच्छा लगने लगा। मौसम ने भी चेहरे पर नूरानी नूर छलकाना शुरू कर दिया। मैं भी मम्मी के ड्रेसिंग टेबल में खुद को निहारने लगी और विको टर्मरिक और काजल चुलाने लगी। उन दिनों मैंने एक पिंक फ्रॉक पहनी थी। सोचा शायद ये भोंदू बसंत अब तो कुछ बोलेगा,
पर उसने मेरी ओर देखा भी नहीं और घबराकर दूध की कुछ बूंदें नीचे छलका दी और फिर उसे हाथ से पोंछकर माथे से लगाकर चला गया, बुद्धू कहीं का। मैं अगले दिन का बेताबी से इंतजार करने लगी। गेट में आहट हुई। मैं दौड़कर भगोना लेकर गई। देखा, आज तो भैया जी आए हैं। मैं उदास हो गई। हिम्मत करके पूछ ही लिया, आज माधव क्यों नहीं आया? भैया जी बोले, बिटिया आज माधव गांव चला गया। फिर उस दिन से मैंने गुस्से में दूध पीना ही छोड़ दिया। मम्मी ने बहुत कहा, बस मम्मी मेरा पेट गुड़गुड़ करता है दूध पीने से, ऐसा कहकर मैंने बहाना मार दिया, जबकि दूध मुझे बहुत पसंद था। हमारे कैंपस में एक शिवजी का छोटा सा मंदिर भी था। मम्मी वहां रोज जल चढ़ाने जाती थी। मम्मी अक्सर ये भी कहती थी कि भोले शंकर से कुछ भी मांगो वो सच में दे देते हैं। उन दिनों के बाद मैं भी एक प्रार्थना लेकर मंदिर जाने लगी। मम्मी को झूठ मूठ का एग्जाम का बहाना बता दिया। अगले कुछ दिनों में पापा ने खबर फैला दी कि उनका ट्रांसफर रीवा हो गया है। मेरा दिल फिर धड़क कर रह गया। हमारा सामान ट्रक में लोड हो रहा था। तभी गेट पर एक जानी पहचानी आहट हुई। देखा, दूध वाले भैया जी और मेरा भोजू बसंत बाहर खड़े हैं। वे दादाजी, पापा जी और मम्मी से मिलने आए थे। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। सच कितना भोलू भोलू है इसका चेहरा। मैं अभी भी इसके चेहरे को ही निहार रही थी। तभी भैया जी का स्वर गूंजा, क्या बताएं बाबूजी, इस माधव ने तो यहाँ आने की रट लगा रखी थी। रात दिन चलना है कह रहा था। इसके कारण ही मैं गांव से दौड़े दौड़े आया हूँ। आज पहली बार माधव ने मेरी ओर नजर उठाकर देखा, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं क्यों नजरें चुराने लगी थी? बस दिल की धड़कनें ही तेज हो गई थी, जिसे मैं ही सुन रही थी। अगले दिन हम सब कार से रीवा जाने के लिए निकल पड़े। पर आज बरसों बाद भी उस प्यारी सी प्यार भरी फीलिंग को मैं भूल नहीं पाती। बस दिल की बढ़ी हुई धड़कनें सुनती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। यह रहा मेरी दूसरी कहानी का अंत। अब अगली कहानी लेकर मैं फिर आपके सामने आती हूँ। यह कहानी है जिसका शीर्षक है अचानक। अर्चना जी, कमेंट सुनाई पड़ रहा है आपको? कमेंट नहीं, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, कमेंट नहीं यहाँ दिख रहा आपको? कुसुम कुसुम जी आई हैं। कुसुम हाँ हाँ खन्ना हाँ। जी, थैंक यू जी कुसुम खन्ना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहानी पढ़ी, नहीं, सुनी। काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन दिख नहीं रहा आपको। कोई बात नहीं। जी, कोई बात नहीं, मैं वीडियो में आपकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए, जी। मेरी अगली कहानी है जिसका शीर्षक है अचानक। ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा मुश्किल से 5 से 7 मिनट की कहानी है। शरद चंद्र की बिराज बहू पढ़कर जैसे ही मैंने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई, अभी सिर्फ 9:30 ही बजे थे। बिराज बहू का अंत मन की गहराइयों तक रुला गया था। बोझिल मन के उठकर डाइनिंग टेबल तक पहुंची। सिर्फ 2 चपातियां हलक के नीचे उतारा और पलंग पर लेट गई। न जाने क्यों अतीत के झोंके मन को झिंझोर रहे थे। मुझे मालूम है मेरा अतीत बहुत कड़वाहट भरा है, फिर भी मैं अपने जीवन की सच्चाई को किसी फिल्म के हिट संवादों की तरह दोहराती रहती हूँ। इसीलिए दुष्यंत मुझे ताना देते रहते हैं, ये यादें ही तुम्हारी संजीवनी है जो तुम्हें सांस देते रहते हैं। और मैं हमेशा की तरह मुंह फुला लेती हूँ। आज भी मेरा वर्तमान हौले से मेरे पास चला आया और अतीत पर हावी हो गया। मेरे करीब आकर मेरा अतीत बोला और मुझे अपनाने के लिए अनुरोध करने लगा। मेरा मन तो वैसे भी बहुत कमजोर है और मैं हर अनुरोध से बंध जाती हूँ। सच, किसी यादों की चारदीवारी में खुद को कैद करना किसी जेल से कम नहीं होता। और मैं बार बार उम्र के इसी खास मोड़ पर ठहर जाती हूँ जहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। पलकें बंद करते ही अनुराग की हंसती मुस्कुराती सूरत सामने आ जाती है। वो मेरे बचपन का सबसे करीबी दोस्त था, जिसने मेरे दुख मेरे सुख दोनों पहलुओं को बहुत संजीदगी से संवारा था। धीरे धीरे मेरी आंखों में भयानक रात समा गई। सारा आगरा शहर मूसलाधार बारिश से भीग रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट का शोर माहौल को और भी भयानक बना रहा था।
अचानक रात के लगभग 1 बजे कॉलबेल बजी। मैं झुंझुला उठी, शायद दुष्यंत जी ना आ गए हों। पर दरवाजा खोलते ही दुष्यंत की जगह अनुराग को खड़ा देखकर मैं सकते में आ गई। बदहवास का अनुराग पहले अपने नन्हे से बच्चे पराग को सीने में छुपाए पानी में भीगता खड़ा था। मैंने हाथ खींचकर दोनों को अंदर किया। एक तौलिया अनुराग को दिया, दूसरे से पराग को पोंछने लगी। उसकी सूजी आंखों में आज गंगा जमुना बह रहे थे। मैंने उसे कभी इतना गमगीन नहीं देखा। मुझे डर था इस भयंकर बारिश में कोई बह न जाए, क्योंकि आंखों की बारिश बाहर की बारिश दोनों अपने चरम पे थी। जल्दी से अनुराग के लिए बिस्किट चाय लेकर मैं वापस ड्राइंग रूम में आई। मासूम 6 महीने का पराग दूध बिस्किट खाकर अपनी गोल गोल आंखों से मुझे देख ही रहा था। मेरी सुनी ममता ने उसे गोद में खींच लिया। अब अनुराग अपनी सब मन की बातें परत दर परत खोलते चला गया। अनुराग और प्रीति अपने नन्हे से पराग को लेकर दिल्ली घूमने जा रहे थे। हंसी खुशी भरे इस सफर में न जाने किसकी नजर लग गई। आगरे के निकट उनके ट्रेन का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। कई डब्बे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्टेशन के पास डॉक्टरों का कैंप लगा था। वहीं उसे छोड़कर अनुराग पराग को मेरे पास सौंपने आया था। मैं प्रीति से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। सुबह उसे घर लाऊंगी, उसके अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराऊंगी। मैं बस आज सोच ही रही थी। मैं जानती थी प्रीति अनुराग के दिल की धड़कन थी। अगर ईश्वर को मंजूर होता तो आज अनुराग मेरे दिल में धड़क रहा होता। थैंक यू जी, शास्त्री मयंक जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। आज अनुराग मेरे दिल में धड़क रहा होता। शायद बंद आंखों से किसी को पाने की चाहत महज एक सपना ही तो है, जिसे मैंने शिद्दत से देखा था। मैं जानती थी ये मेरे शब्द नहीं बल्कि मेरे जख्मों से भरा सीना बोल रहा है। मेरा सबसे अच्छा जिंदा दिल हसमुख दोस्त अनुराग ही था, जो बचपन का था, मगर उसे जवानी में अपनी बचपन की दोस्ती को मोहब्बत का नाम देना गंवारा नहीं था। तब तक मैं यह जान चुकी थी कि प्रीति उसकी जिंदगी में तूफान की तरह समा गई है। मेरी माँ सब कुछ जानती थी। उन्होंने कई बार जबी जबान से मेरे लिए अनुराग का जिक्र भी किया। मैंने हर बार ओढ़ी हुई मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। तब माँ ने दुष्यंत के घर रिश्ता भिजवाया और अगले 3 महीनों में दुष्यंत मेरी मांग के सिंदूर बन गए। मैं सोच रही थी, दुष्यंत को समझना सचमुच कठिन काम है। कब उनका प्यार बरसकर बाढ़ ला देगा और कब उनका रूखापन मुझे रुला देगा, मैं खुद ही नहीं जान पाती थी। बस एक ही बात मुझे कचोटती थी, इन 7 सालों में मेरा सोना अचल अभी तक आबाद नहीं हो सका। शिकायत भी क्या करूं, यह सब सच्चाइयों के पहलू हैं और मेरी नसीब की कमजोरियां, पर इन्हें मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। बातचीत करते करते 3 बजने लगे। पराग मेरी ही गोद में दुबक कर सो गया था। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर अनुराग वापस जाने के लिए तैयार हुआ। इस तूफानी रात में उसे जाने देना मुझे गंवारा नहीं था। आखिरकार मेरा अनुग्रह उसे रोकने में सफल हो गया। उसे सोफे में आश्रय देकर मैं पराग को लेकर अंदर बेडरूम में आ गई। सामने टीवी टेबल पर सुनहरे फ्रेम में जड़े दुष्यंत मुस्कुरा रहे थे। मैं उन्हें अपलक देख रही थी। धीरे धीरे दिल में ख्यालों का ज्वार भाटे उठने लगे। सोचते सोचते एकाएक मैं कांप गई। कल सुबह ही तो दुष्यंत टूर से लौट रहे हैं। उन्हें मालूम है फॉरेस्ट ऑफिसर दुष्यंत कुमार समय और उसूल के कितने पाबंद है। पराग को घर पर देखकर वे शायद कुछ न बोले, पर अनुराग का रात भर का आश्रय, मैं पसीने से सिर के पांव तक भीग गई। दुष्यंत को मैंने जिंदगी का हर पन्ना पढ़ा दिया था। मैं जानती थी विश्वास की बुनियाद पर ही प्यार का महल खड़ा होता है। मेरी वफाओं का इन पर न जाने कितना असर होगा, पर मैंने अब पूरी वफादारी से अपनी सारा प्यार इन्हें दिया है। अनुराग से तो ये कई बार मिल चुके हैं। जब भी मिलते थे अच्छे व्यवहार से सबको इम्प्रेस करते थे। फिर भी मैंने दुष्यंत को करीब के जाना है। मन की खटास कई बार चेहरे की भाषा बन ही जाती है।
जानती थी शक महज एक कीड़ा नहीं बल्कि महाकाय जीव है और मुझे एक ही ग्रास में खत्म कर देगा। ऐसी तूफानी रात में अनुराग को घर के जाने को मैं कैसे कह सकती थी, जिसका मन और तन दोनों घायल हो। क्या इंसानियत की कीमत कुछ भी नहीं? क्या मेरे आदर्शों का, मेरी भावनाओं का मूल्यांकन का कुछ भी सिला नहीं? फिर भी मुझे सिर्फ इतना ही ध्यान था कि मुझे हर परीक्षा में पास होना है। सोते सोते मेरी आंखें मूंदने लगी। तभी एक अजीब सी आहट से मेरी नींद टूटी। पैरों की आवाज बहुत कम थी, परंतु मेरे लिए अनजानी नहीं थी। हल्की रोशनी में उस मानव आकृति को मैं पहचान गई। अरे, ये तो अनुराग ही है। एकाएक वह झुका, मैं चौंक गई। मैंने घबराकर उठना चाहा, पर उठ न सकी। जबान सुन्न हो गई, जिस्म का हर कोना सुप्त हो गया। सिर्फ दिल की धड़कनों की गति ही बढ़ती जा रही थी। तेजी से वह मेरे पलंग के करीब आया। मैंने आंखें बंद कर ली थी। पराग का माथा चूमकर अनुराग गति के साथ बाहर चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। धीरे धीरे मेरे मृतप्राय शरीर में सांसों का स्पंदन सामान्य होने लगा। पराग के मासूम चेहरे पर नजर डाली। कितनी प्यारी है इसकी सूरत। शायद पिता का प्यार बेटे पर बरसने को आतुर हो गया होगा, सोचकर मैंने मन को बहला लिया। बाहर पक्षियों का शोर बढ़ने लगा। उषा की लालिमा रजनी की कालिमा को अपना ग्रास बनाकर समाप्त कर रही थी। दिल के किसी कोने में सुकून था। यह तूफान के आने के संकेत था या जाने का, मैं निर्णय नहीं कर पा रही थी। पराग के उठ जाने के बाद मेरी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया। चम्मच से उसको घूट घूट कर दूध पीना और उसकी सेवा करना मेरे मातृत्व को बहुत संतुष्टि दे रहा था। चाय लेकर जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, वहां अनुराग नहीं था। शायद बाहर टहल रहा होगा, किंतु सिर्फ मेरा यह बहलावा मात्र ही था। दिन भर इंतजार में ही कट गया। कभी दुष्यंत का इंतजार, कभी अनुराग का। ना फोन, ना कोई खबर। मैं अपने आप से ही परेशान होती रही। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बाहर जीप रुकने की आहट हुई। दुष्यंत लौट आए। धड़कते दिल से उनका स्वागत किया। अंतर्मन में चल रहे कश्मकश से मैं पूरी तरह जूझ रही थी। हिम्मतों की कई परतें चढ़ाकर मैंने सारा वृत्तांत कह दिया और उनके चेहरे में प्रश्न खोजने लगी। लग रहा था अभी मुझ पर प्रश्नों की लंबी चौड़े सिलसिले शुरू कर देंगे और सीता माँ की तरह मैं अपनी निर्दोषिता के लिए अग्नि परीक्षा देती ही रहूंगी। अपने मुझे अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की कीमतें चुकानी पड़ेंगी। शायद हम नारियों के साथ यही नियति होती है, जो युगों युगों तक जिंदा ही रहती है। मैं दुष्यंत के चेहरे को निहार रही थी। उनकी गंभीर बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे में ना जाने क्या क्या खोज रही थी। आज उनकी आंखें नम क्यों हैं? पाषाण में से नीर का स्फुटन क्यों? मैं हैरान थी। इस बार भी मेरा प्रश्न इन भ्रमजाल में उलझ गया। मेरी अधीरता को संयम करते हुए दुष्यंत ने मुझे अपने ओर खींचा। मुझे गला लगाते हुए कहा, श्रेया, तुम जो बता रही हो वह सब मुझे मालूम है। सुबह मैं जब आ रहा था तब रास्ते में अनुराग मिल गया था। फिर हम दोनों अस्पताल गए। वहाँ प्रीति की हालत बहुत सीरियस थी। वह बस अनुराग का ही इंतजार कर रही थी। हमारे ही सामने उसने अनुराग की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। उसके दुख में अनुराग पागल हो गया और उसकी जुदाई सह नहीं सका। उसने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। कहते कहते दुष्यंत ने मेरे कंधे भिगो दिए। वे दोनों सच्चे प्रेम करने वाले थे। श्रेया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं सिर से पांव तक कांप गई। दुष्यंत ने ही बाहों का सहारा दिया और पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, श्रेया, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। अनुराग ने जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा यही प्रकट की है कि हम इस मासूम पराग को स्वीकार लें। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं पत्थर की बुत बनी की बनी रह गई। मुझे नॉर्मल होने में न जाने कितना समय लगा और इसी तरह आंखों में बहते हुए हर आंसू ने अपनी कहानी खत्म कर दी और मैं धीरे धीरे वर्तमान में आ गई। देखा, दुष्यंत मुझे झिंझोर कर उठा रहे हैं। शायद वे मेरी इस हालत से परेशान हो रहे थे। देखो श्रेया, उठो,
सुबह हो गई, पराग की फ्लाइट का टाइम हो गया। आज हमारा बेटा लंदन की एमबीए करके लौट रहा है ना। और मैंने धीरे से मुस्कुरा दी और दुष्यंत का हाथ थाम लिया। यह मेरी तीसरी कहानी खत्म हुई। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, सुनाई पड़ रहा है, सबको हाँ सुनाई जी, पड़ मैं रहा है, अगली काफी कहानी लोग। के लिए जा रही हूँ। मेरी चौथी कहानी, जिसका शीर्षक है हाँ गौतम हाँ, बुद्ध। कोई बात नहीं, सब लोग सुन रहे हैं, 7 लोग जुड़े हुए हैं, आप जी हाँ, सुनाते जी रहे। हाँ, मैं चौथी कहानी की तरफ कमेंट जा भी रही हूँ। कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। एक्चुअल में इसमें कुछ कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बाद में देखूंगी। जी चंचल जी, बहुत बहुत थैंक यू जी, धन्यवाद जी। कोई कोई दिख जाते हैं तो अच्छा लगता है पर अब जी। मेरे कंप्यूटर में कम ही लोग दिख रहे हैं। चलिए, अच्छा लगा, आपको पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली कहानी है, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 पन्ने की है। गौतम। कहानी का शीर्षक ही है गौतम बुद्ध। गौतम, हाँ यही है उस देवता का नाम जिन्होंने अपने नाम को एक बार फिर से सार्थक कर मेरे जीवन में फूल बिछा दिए। भटकों को राह दिखाना ही नहीं, बल्कि उसे मंजिल तक पहुंचाना भी उनके जीवन का उद्देश्य है। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व ने मेरे जीवन के साक्षात सत्य के दर्शन करा दिए, इसलिए वे मेरे दिल में बसे हुए हैं और मैं उन्हें पूजती हूँ। मेरी कच्ची उम्र आज बचपने के आंगन की विदा ले रही थी। परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया था, पर यह वक्त मुआ काटे ही नहीं कट रहा था। प्रेमचंद, शिवानी, महादेवी वर्मा जैसे लेखकों की मैं कई कहानियां पढ़ चुकी थी। टीवी के उबाऊ सीरियल में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी। कभी कभी पिक्चर जरूर देख लिया करती थी, या यूट्यूब पे कोई अच्छी पिक्चर या सीरियल वगैरह। मुझे अब मेरा ही अस्तित्व गौर नजर आने लगा था। फिर भी आसमान छूने की एक ललक थी जो अभी भी अपने पंख फहरा रही थी। बस एक मृत तृष्णा लिए मैं निरुद्देश भटक ही रही थी। उन्हीं दिनों अमित भैया के दोस्त गौतम जी हमारे यहाँ आए हुए थे। वे किसी इम्तिहान के सिलसिले में घर पर ही ठहरे थे। पता नहीं भैया और गौतम जी में कैसी दोस्ती हो गई। भैया जी तो जिंदा दिल और हंसोड़ नंबर 1 व्यक्ति थे, और ये हजरत गौतम जी धीर गंभीर दार्शनिक विचारों वाले थे। बहुत कुछ गौतम बुद्ध टाइप के सीरियस व्यक्ति, पर उनके स्वभाव में क्या अट्रैक्शन था कि मैं हमेशा उनके प्रभावित रहती। उन दिनों पापा, मम्मी और सब लोग मिलकर ड्राइंग रूम में बैठे मेरे भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे। मम्मी और भैया मेरी शादी कराने पर जोर दे रहे थे, जबकि पापा मुझे पढ़ाकर नौकरी कराने के पक्ष में थे। मैं किचन में खाना जरूर बना रही थी, मगर मेरा सारा ध्यान उन्हीं लोगों की बातों की तरफ था। बातचीत के दौरान गौतम जी का भी स्वर सुनाई पड़ा। अंकल, आप कुछ भी निर्णय लेने के पहले आराध्या से उसके विचार अवश्य पूछ लीजिए। मुझे लगता है उसकी भी अपनी कोई सोच हो, उसका भी अपने कोई भविष्य के बारे में कुछ विचार हो, वह भी अपने बारे में कुछ सोचती होगी, उसकी भी कुछ रुचि होगी। सुनकर सब्जी काटते काटते मेरे कान खड़े हो गए। ऐसा लगा कोई तो है जो मेरे मन को भी पढ़ रहा है। मेरा दिल फिर धड़क कर रह गया। बस सारी रात मेरे मन में मंथन ही चलता रहा। आखिर मेरे जीने का मकसद क्या है? इसे मैं अपनी मंजिल बनाना चाहती हूँ। शादी, नौकरी, या अपने ही विचारों के स्वच्छ आकाश में लंबी उड़ान भरना। मेरे अरमान दुविधाओं के इर्द गिर्द भटकते रहे और मुझे नींद आ गई। सुबह नाश्ते की प्लेट लिए मैं गौतम जी के पास पहुंची। पोहे की प्लेट उनके टेबल पर रखते हुए धीरे से प्रश्न किया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उन्होंने स्वभाव अनुसार अपना सिर हिला दिया। मैंने फिर प्रश्न किया, आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं? मैं भी अपने भविष्य के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, और आपसे अच्छा सलाहकार तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे प्रश्न ने उनके माथे पर थोड़ी सी खलबटें डाल दी। धीरे से उन्होंने अपना चश्मा उतारकर टेबल में रख दिया और उनके स्वर गूंजने लगे। आराध्या, तुम जिस स्थिति से गुजर रही हो ना, उसे मैं बेखूबी समझता हूँ। तुम जानती हो, मैंने मेडिकल प्रोफेशन
क्यों चुना? क्योंकि मैंने अपनी बीमार माँ को इलाज के बगैर पल-पल मरते देखा है। तभी से मैंने अपने जीवन का उद्देश्य यही बना लिया है कि मैं एक दिन डॉक्टर ही बनूँगा और बगैर फीस लिए गरीबों और बुजुर्गों का और बच्चों का इलाज करूँगा। उन्हें ठीक करके जब हँसता हुआ देखता हूँ, तो मन को असीम सुकून मिलता है। शहरों में नर्सिंग होम खोलकर पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। तुम भी अपने जीवन में एक उद्देश्य चुन लो, फिर देखना तुम्हें भी अपने जीने का मायने नज़र आने लगेंगे, तुम्हें जीने का मकसद नज़र आने लगेगा। गौतम जी के प्रवचन में एक ब्रेक लगा। उनकी गंभीर आंखें मेरी आंखों में ना जाने क्या-क्या खोज रही थी, मगर मैं समझ गई, शायद ये फिर मेरी शादी या नौकरी वाले बोरिंग टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। आखिर मेरे जज्बात बाहर आ गए। आप तो जानते ही हैं, मैं तो एकदम घरेलू टाइप की लड़की हूँ और अभी शादी भी नहीं करना चाहती और किसी की नौकरी करना मुझे पसंद नहीं। मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं हूँ, बस अपना ही वजूद खोज रही हूँ। और मैं तो मेरे शब्द वहीं रुक गए, क्योंकि गौतम जी के बोल फूट पड़े। अरे, तुम तो निराश हो गई। मेरे बोलने का यह मकसद नहीं था। वैसे तो तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? उनका यह आत्मीय भरा आग्रह मेरे अंतर में समा गया। तुम लड़कियों में ना एक बहुत बड़ी कमी होती है। तुम लोग सोचती कुछ हो, समझती कुछ हो, करती कुछ हो और जल्दीबाजी में कुछ भी निर्णय ले लेती हो और कुछ भी गड़बड़ हो जाने पर रोने लगती हो। हम लड़कियों के बारे में इतनी गहरी पेठ इस महात्मा जी को कैसे हो गई? शायद ये मेरे भोलेपन को दब्बूपना तो नहीं समझ रहे। खैर जो भी हो, मुझे उनका यह कहना अच्छा ही लगा। मैं ध्यान से गौतम जी के बोल वचन सुन रही थी। तुम जानती हो आराध्या, हर इंसान में कुछ न कुछ आंतरिक शक्तियाँ अवश्य होती है, मगर वह इन शक्तियों को जान ही नहीं पाता और कस्तूरी मृक्ष या बावरा बन निरुद्देश घूमता रहता है। तुम भी सबसे पहले अपने आप को खोजो, अपनी काबिलियत को पहचानो और अपने हुनर के अनुसार अपना मनपसंद काम चुनो। कुछ ज्ञानियों ने तो कुछ भी निर्णय लेने के पहले हमेशा 3 एच का ध्यान लगाने पर कहा है। पहला एच यानी हमारा हेड, यानी हमारा मस्तिष्क, जो जो दृढ़ निश्चय के साथ योजनाएं बनाता है। दूसरा एच यानी हमारा हार्ट, हमारा दिल, जो आत्मविश्वास से भरा होता है और सही निर्णय लेने का विवेक देता है। तीसरा एच यानी हमारा हाथ, जो हमें कर्म और मेहनत को करने के लिए सहयोग करता है। इन तीनों को मिलाकर जो इंसान कोई कार्य करता है, वह अवश्य सफल होता है। कुछ पल के लिए भी रुके, उनकी आंखों में से एक अजीब सी चमक थी, बिल्कुल संत महात्माओं की थी वह चमक। उनकी उनकी गंभीर वाणी फिर गूंजी, आराध्या, जहाँ तक मैंने सुना है, तुम भी कुछ लिखने पढ़ने का शौक रखती हो। मैं शर्मा गई। तुमने भी तो कविताओं कहानियों से कई डायरियां भर रखी है ना? आश्चर्य हो रहा था मुझे, इन्हें ये सब बात कैसे पता चली? जरूर अमित भैया की यह कारस्तानी होगी। भैया भी ना जाने क्या क्या बात अपने दोस्त को बताते रहते हैं। गौतम जी का स्वर फूटा। मैं चाहता हूँ तुम भी इसी क्षेत्र में अपनी महारत हासिल करो। निरंतर साहित्य लिखने से तुम्हारी लेखनी में परिपक्वता और गंभीरता आ ही जाएगी। और एक बात और, अच्छा साहित्य हमेशा तुम्हें आत्मसंतोष देगा। तुमने देखा होगा, इसी सुख की अनुभूति के लिए बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते हैं। तुम भी चाहो तो इसी सच्चे सुख के शाश्वत सत्य को पा सकती हो। और मेरे गौतम बुद्ध का प्रवचन बंद हुआ, परंतु मेरी छठी इंद्रिय जागृत हो गई। उनकी बातों ने मेरे अंतर्करण के सोए स्वरूप को जगा दिया और अगले 2 दिनों में मैंने एक छोटी सी कहानी लिख डाली। दौड़कर गौतम जी के कमरे में पहुंची, चकचाकर उनके हाथों में अपनी रचना पकड़ा दी। पढ़कर गौतम जी ने प्रशंसनीय नजरों से मुझे देखा। उनके गंभीर स्वर फिर फूटे। बहुत अच्छा लिखा है तुमने। तुम्हारी लेखन शैली और विचार सचमुच काबिले तारीफ है। हाँ, एक बात और मानोगी? तुम जब भी लिखोगी, ऐसा लिखो जिसे पढ़कर पढ़ने वाले को कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिले।
केवल टाइम पास के लिए लिखना कोई मायने नहीं रखता। इतना करके वे चुप हो गए और इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। रविवार की वो सुबह गौतम जी मुस्कुराते हुए रसोई में आ रहे थे। उन्होंने धीरे से दैनिक समाचार पत्र मेरे सामने रख दिया। मेरी कहानी वे मेरे गौतम बुद्ध छपी थी। मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर यही सच्चाई थी। मैंने हमेशा से यही सुना है कि पुरुषों की सफलता के पीछे नारियों का हाथ होता है, परंतु आज मेरी सफलता के पीछे एक पुरुष का आशीर्वाद है, जो मेरे पिता, भाई, पति, प्रेमी और मित्र कुछ भी नहीं, मगर उन्होंने फिर से गौतम बुद्ध के रूप में मुझे भटकने से बचाया है। साथ ही यह दिखाकर साथ ही राह दिखाकर मुझे मंजिल तक पहुंचाया है। और धीरे से मेरे हाथ ऐसे देवतुल्य व्यक्तित्व के चरणों में झुक गए, जो मेरे आदर्श ही नहीं, मुझ बल्कि मुझ उदाहरण के देवता भी हैं। जी धन्यवाद जी, चंचल जी धन्यवाद। नमस्कार। यह मेरी चौथी कहानी खत्म हुई, जिसका शीर्षक था मेरे गौतम। अब समय सीमा भी मेरे ख्याल से समाप्त हो रही होगी। थैंक यू जी संदेशात्मक। चंचल जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंजुला जी का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं अपनी कहानी आप तक पहुँचाऊँ। वैसे बेसिकली मैं ज़्यादातर कविताएं ही लिखती हूँ, मगर शौकिया तौर पे कुछ कहानियाँ लिख दी थी मैंने। तो समय है तो देखती हूँ। अभी तक समय आप लिख रही तो देखती हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी और है, अगर वो इतने समय में हो जाए तो हो जाए। यह मेरी अगली छोटी सी कहानी है, 2 पन्ने की है। चलिए अगर 5 मिनट में हो जाए तो बहुत है। इसका शीर्षक है किटी पार्टी। यह किटी पार्टी जरूर है, मगर ये कुछ अलग टाइप की किटी पार्टी। आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। 10-12 दिन पहले ही हम लोग कटनी से ट्रांसफर होके जबलपुर आ गए थे। धुआंधार देखा था हमने, शहर की पूरी रौनक देखी, अच्छा लगा। यहाँ भी आजकल मेट्रो नुमा संस्कृति पनपने लगी है। बड़े बड़े शहरों की हाई फाई लाइफ स्टाइल बदलने होने लगी है। पर ऐसी लाइफ स्टाइल में खुद को ढालना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन काम था। फिर भी मैं खुद को परिवर्तित करना चाह रही थी, मगर कुछ साधन नजर नहीं आ रहा था। न्यू जबलपुर एरिया के एक पॉश एरिया में हमें 3 BHK का सरकारी आवास मिल गया। साफ सुथरा नई कॉलोनी थी, या यूँ कह लीजिए सभ्य लोगों की बस्ती थी। और धीरे धीरे बच्चों के साथ सामान जमाते हुए गृहस्थी में मेरी नई दिनचर्या में मेरा धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बदलने लगी। सुबह जब मैं बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़कर लौट रही थी, वहीं मेरी मुलाकात हमारी पड़ोसन मिसेस कपूर से हो गई। मिसेस पिंकी कपूर, यानी गोल चेहरे, सुर्ख लिपस्टिक, स्लीवलेस जीन्स टॉप वाली मिसेस कपूर। हर बात में इंग्लिश की बौछार करने वाली कॉलोनी की सबसे एडवांस और स्मार्ट लेडी मिसेस कपूर। पहली ही मुलाकात में उन्होंने अपने इंजीनियर हस्बैंड मिस्टर कपूर के जॉली नेचर और अपने नॉटी बेटे गोल्डी बोल्डी के बारे में विस्तार की सारी जानकारी दे दी। उनसे पहली मुलाकात का यह मेरा तजुर्बा बिल्कुल अनोखा और नया था। यह उनके स्टेटस और रुतबे से मुझे इम्प्रेस करने का स्टाइल था, या उनके बहुरूपी चरित्र की विशेषता। मैं घर आकर भी यह निर्णय नहीं ले पा रही थी। बातों ही बातों में मिसेस कपूर ने मुझे उनके घर में हो रहे किटी पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। किटी पार्टी का नाम सुनते ही मेरे मुंह का जायका बिगड़ गया। फिर भी उनके आत्मीय अनुरोध को मैं टाल न सकी।
घर पहुंचकर मैंने राजीव जी के इस बारे में चर्चा की, क्योंकि इस प्रकार की किटी पार्टियों के बारे में मेरा नज़रिया बिल्कुल ही अलग था। ऐसी पार्टियों में सिर्फ पैसों और रुतबे का प्रदर्शन ज़्यादा होता था। परफ्यूम की तेज गंध, फैशनेबल साड़ियों से सजी लेडीज सिर्फ फैशन परेड ही करती थी। हाउजी और गेम्स की नंबरिंग बस आडंबर ही तो है। खोखली हंसी की फुहारों के साथ मसालेदार छींटा-कशी करने से मेरा मन बहुत घबराता था। फिर भी मैं राजीव की इच्छा जान चुकी थी। इन्हें लगता था मैं 2-4 सो कॉल्ड एजुकेटेड लेडीज के साथ रहकर मैं भी थोड़ी बहुत सोशल और स्मार्ट तो हो ही जाऊंगी। आखिर मैं पाटन की आधी गवारन जो ठहरी, यह इनका पसंदीदा जुमला था, जिसे बोलकर ये अपना असीम प्रेम प्रकट करते थे। खैर जाने दीजिए, इन नादानों को कौन समझाए। शाम के ठीक 4 बजे मैंने मिसेस पिंकी कपूर के घर दस्तक दी। मैंने देखा साफ सुथरा सादगी से सजा हॉल था। जमीन में एक बड़ा सा कालीन बिछा था, जिस पर किनारे से लगे हुए गांव तकिए और गद्दे लगे थे। सफेद दूधिये चादर डले थे। दूधिया रोशनी में हॉल बड़ा आकर्षक लग रहा था। कुछ इंडोर प्लांट्स भी गणेश जी की भव्य मूर्ति के साथ में लगे थे, जो हॉल की सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। ऐसा देशी बैठक खाना और उसकी सादगी देख मैं मंत्रमुग्ध सी हो गई। चंदन की अगरबत्ती की खुशबू से मेरा सारा माहौल महक रहा था। अचानक पिंकी जी सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और सारी महिलाओं से मेरा परिचय कराया। मुझे भी अच्छा लगा। मेल मुलाकात के छोटे से दौर के बाद सभी महिलाओं ने खस्ता शरबत पिया और एक 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 महिला ने सारे महिलाओं के कुछ पैसे इकट्ठे किए और पिंकी जी को दे दिए। मैंने फिर देखा सारी महिलाएं एक एक करके बाहर जाने लगी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या पार्टी खत्म हो गई? क्या नाश्ता पानी हाउजी गेम नहीं होगा? मैं दुविधा में थी। तभी देखा सभी महिलाओं के साथ मैं भी बाहर आ गई। तभी देखा वे सब वहां खड़ी कारों में बैठती जा रही हैं। कुछ बड़े बड़े बैग डिक्कियों में रखे जा रहे हैं। मेरे मन में फिर प्रश्न पौधा, कहीं ये सब पिकनिक मनाने तो नहीं जा रही हैं? मुझे हैरान परेशान देखकर पिंकी जी अपनी खनकती हंसी के साथ मेरे पास आ गई और मुस्कुरा कर जोर से हंसते हुए बोली, सॉरी भाभी, मैं आपको हमारी किट्टी पार्टी के बारे में विस्तार से सब बताना भूल ही गई थी। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने पंजे खींचकर एक कार में बिठाया। पास की सीट में बैठती हुई बोली, आइए मैं आपको अपनी इस किट्टी पार्टी की खासियत बताती हूँ। यह हमारी एक सामाजिक संस्था है, जिसे हम सौगात नाम देते हैं। हम सब लगभग 50 सदस्य हैं और हम महीने में 2 बार मीटिंग करती हैं, जिसमें एक बार हम निराश्रित बुजुर्गों के घर आनंदम जाते हैं और एक बार नन्हे मुन्ने बच्चों के घर माँ की छाया जाते हैं। आज हमारा आनंदम जाने की बारी है। यह जमा की गई राशि में से आधी राशि हम ऑफिस में जमा कर देते हैं और आधी राशि के दवाइयाँ, गर्म कपड़े और खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ वगैरह ले लेते हैं और सारा दिन उनके साथ बिताते हैं। वहाँ उनके साथ हाउजी और गेम्स खेलते हैं। ताश पत्ते, अंताक्षरी खेल उन्हें बहुत पसंद है। फिर उनमें से किसी सदस्य का तिलक लगाकर उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। मैं अपलक पिंकी जी के बड़े बड़े चंचल नैनों में आंखों के भीगे किनारे देख रही थी। उनके गीले गीले शब्द मेरे मन को भिगो रहे थे। भाभी जी, एक बार फिर मेरी तंद्रा उन्होंने भंग की और आत्मीयता के साथ मेरा हाथ दबा दिया, अपने हाथ में लेकर दबाया। आपके लिए यह एकदम अलग ही अनुभव होगा, मगर मुझे विश्वास है वहाँ जाकर आप भी वहाँ के माहौल में रंग जाएंगी। आपको भी वहाँ एक सुखद अनुभूति होगी। हम जानते हैं जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के सारे सदस्य बड़ी बेताबी से हमारा इंतजार करते हैं। मैं उनकी खुशी के इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक बड़े परिवार की बहू बेटियों की तरह हम वहाँ सब मिलजुल कर अपना थोड़ा सा ही समय बिताते हैं, मगर उन सब की आंखों में बरसते प्यार और खुशियों की सौगात लेकर जब हम अपने घर पहुँचते हैं तो मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। उनके कड़वे जीवन में खुशियों की मीठे पल जुटाना ही हमारा एकमात्र मकसद है।
पिंकी जी की सारी बातें सुनकर मैं आश्चर्य रस और करुण रस के सागर में डुबोती जा रही थी। किटी पार्टी का यह अद्भुत रूप मेरे मन को बहुत सुकून दे रहा था और सदस्यता के लिए मैंने नियत राशि निकालकर उनके हाथ में रख दी और पिंकी जी के विचारों के आगे नतमस्तक हो गई। नमस्कार, यह मेरी 5वीं कहानी खत्म हुई। अब मुझे लगता है शायद समय सीमा भी समाप्त हो रही होगी, तो मैं मंजुला जी से निवेदन करती हूँ मुझे आगे का दिशा निर्देश दीजिए। कुसुम जी, बहुत अच्छे लगा आपने लिखा, वाह बहुत सुंदर विचार। मैं तो थोड़ी सी पुरानी कहानियाँ और नई कहानियों का समावेश लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ पहले लिखी थी और कुछ अभी भी लिखी है, तो मुझे लगा कि वो कहानी को कलेक्ट करना चाहिए जो आज के युग में भी ज़रूरत है, जिन चीज़ों को, जिन विचारों को पेश किया जाए। तो आप लोगों को कैसी लगी या आप लोग मुझे बताइएगा। एक्चुअल में थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होती है, टेक्निकल चीज़ें मुझे ज्ञात नहीं है, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया था कंप्यूटर स्टार्ट करने में। तो आपके सबसे इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ और मंजुला जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्राना पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने फिर से मुझे कथा कहने का एक सुंदर मौका दिया। और अब आपके सामने मेरी कहानियाँ हैं, आपके व्यूज़, आपके आशीर्वाद, आपके शब्द मेरे को आगे का रास्ता दिखाएंगे कि मैं जो लिख रही हूँ वो सही है या कैसे हैं। थोड़ा बहुत मुझे दिशा निर्देश मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ बस यह प्यार हमेशा बना रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजुला जी, आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।